हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। और गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप बाहर टाइटल देख के समझ गए होंगे कि व्हाई मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फेल इन सीएसई सीएमए एग्जाम्स। बहुत सारे बच्चे ना हमारे परेशान होते हैं कि सर हम फेल क्यों हो जाते हैं इन कोर्सेज के अंदर। आपको ना अलग अलग चीजें बताई गई हैं कि हमारे कोर्सेज के अंदर डिमांड सप्लाई का खेल होता है। जितनी डिमांड होती है उतने बच्चे निकालते हैं, ज्यादा नहीं निकालते। परसेंटेज पहले से फिक्स होती है, इतना ही निकालना है, इससे ज्यादा नहीं निकालना। लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी कि अगर बच्चे में क्वालिटी है, ये बात तो मानते हो कि अगर बच्चे में क्वालिटी है तो मेरे से लिखवा लो। अगर बच्चा कंसेप्चुअली ठीक है और वो पेपर ढंग से लिखकर आता है तो मेरे से लिखवा लो, वो फेल होगा ही नहीं, वो फेल होगा ही नहीं। आज तुम्हारे से कुछ रीजंस डिस्कस करूंगा कि बच्चा फेल आखिर होता क्यों है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूं तो पहली बात तो बच्चे के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं होती। समझते हो ना, हमारे कोर्स के अंदर बच्चे को स्टडी मैट देके छोड़ दिया जाता है कि आप बेटा पढ़ लेना। कोई रेगुलर क्लासेस तो होती नहीं है। और कुछ बच्चे क्लासेस ज्वाइन करते हैं, कुछ बच्चे क्लासेस ज्वाइन नहीं करते, सेल्फ स्टडी करते हैं। कुछ बच्चे पेन ड्राइव क्लासेस लेते हैं, तो अब पेन ड्राइव क्लास में कौन कितना पढ़ता है वो भी डिपेंड करता है कि कोई बच्चे कंसिस्टेंट हैं, कुछ बच्चे कंसिस्टेंट नहीं है। तो पहली बात तो कंसिस्टेंसी होनी बहुत जरूरी है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है हमारे कोर्स के अंदर, वो है राइटिंग स्किल्स। कसम से ये चीज तो बड़ा क्लेश है इस चीज को लेके। तो अब इसके ऊपर ना कुछ बात करने जा रहा हूं, जरा सुनना पड़े ध्यान से। अगर मैं लॉ के हिसाब से बात करूं ना तो आप लोगों को ना बहुत सारी चीजें ऐसे होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको आता बहुत ज्यादा है, नॉलेज बहुत ज्यादा है, लेकिन पेपर में लिखना नहीं आता, लिख के नहीं आते ढंग से। और एक दूसरी कैटेगरी के बच्चे होते हैं जिनको कुछ नहीं आता होता लेकिन पेपर में पास हो जाते हैं। आपने स्कूल टाइम पे भी आजमाई होगी ये चीज, या आपने अगर आप फाइनल लेवल पे हो तो आपने एग्जीक्यूटिव इंटर में भी आजमाई होगी ये चीज, या आप इंटर लेवल पे आ गए तो फाउंडेशन में भी आजमाई होगी। हर एक लेवल में, जब आप अपर लेवल पे आते हो नीचे वाले लेवल पे एक चीज देखी होगी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे पास होने की बिल्कुल उम्मीद नहीं होती और वो पास हो जाते हैं, और जिससे पास होने की पूरी उम्मीद होती है वही फेल हो जाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है राइटिंग स्किल्स। अब ये राइटिंग स्किल्स से क्या मतलब है मेरा समझना। बहुत सारे बच्चे ऐसे इनको लॉ आता है, लिखना नहीं आता। अब लिखने से मतलब क्या, इन द सेंस कि तीन चीजें बनती हैं यहां पे। एक ये, जो बच्चे गप्पी होते हैं, गप्पी समझ आता है, बस छोड़ने की आदत है बचपन से। वो बचपन से एक की बातें चार लगाकर करते थे ना, वो पेपरों में भी एक की चार करके आते हैं। 5 नंबर का आंसर है, 5 शीटें भर के आएंगे। 5 नंबर का आंसर है, 5 शीटें भर के आएंगे, मजा आ गया है ना। वो आखिरी पेपर ही छूट जाता है। और 5 नंबर तुम्हें लगता है कि जो चेकर होगा, जो चेक करेगा वहां पे, उस पर इतना टाइम है कि वो तुम्हारी 5 शीट पड़ेगा 5 नंबर के आंसर के लिए। उसको भाई हर शीट को चेक करने के पैसे मिलते हैं। वो तो क्या करेगा, उसको जब इसका लगेगा कि यार यहाँ तो इसने तो बहुत ज्यादा बकवास मार रखी है, फटाफट चल देख टेस्ट के आंसर 2-4 लाइनें मैच कर रही हैं। उनको ना आपके आंसर की स्टार्टिंग की 2-4 लाइनें और आखिरी की 2-4 लाइनें देख के समझ आया था कि इस बच्चे को आता है या नहीं आता है, इतनी बकवास मार रहा है। बुक में जो स्टडी मैट में टॉपिक है, वो स्टडी मैट में भी टॉपिक एक ही पेज का है, आपने 5 पेज बना दिए। इतना तो ऑथर ने नहीं लिखा जितना आपने खुद लिख दिया। तो पहली बात तो पेपर के अंदर सीधी बात, नो बकवास होनी चाहिए। क्लियर है? स्प्राइट तो स्प्राइट है ना, सीधी बात नो बकवास। तो पहली बात तो ये 5 नंबर के आंसर के लिए 5-5 पेज नहीं पेलने। 5 नंबर के आंसर के लिए जो मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए ना, वो एक फ्रंट पेज पूरा और नेक्स्ट वाले पेज पे 2 या 3 लाइनें बस। मतलब नेक्स्ट पेज ऊपर की 3-4 लाइनें खींच जाए बस, इससे ज्यादा नहीं भरना, इससे ज्यादा नहीं भरना। ये चीज याद रखनी है। अब कुछ टीचर्स ना बच्चे को ये भी सिखाते हैं, जहां बच्चे पढ़ते हैं तो हमारे को आगे बताते हैं कि वो कहते हैं कि जब बेटा लॉ के अंदर ना आंसर को ना जितना है उतना ही लिख के आना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लिख के आना चाहिए, पेलना नहीं चाहिए। अब टीचर्स की बात ना कुछ हद तक ठीक होती है, लेकिन ना मैं उनकी बात से ना थोड़ा सा डिसएग्री कर जाता हूं, क्योंकि मैंने जब सजेस्टेड आंसर देखे, सजेस्टेड आंसर में वो आंसर 3-4 लाइन का देते हैं, लेकिन कभी भी आप अपनी कॉपी चेक शीट मंगवा लेना। अगर आप 5 नंबर के आंसर के लिए 4 लाइनें लिख के आओगे, आपको 5 नंबर नहीं मिलते, आपको 5 नंबर वो नहीं देते। अब इसका बहुत बड़ा सिंपल सा एक फंडा है। आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर गए, आपने उसको 1000 रुपए दिए, तो आप एज एक 1000 रुपए के दिमाग में ना, 1000 रुपए से एक चीज दिमाग में बिठाते हो कि यार 1000 रुपए वाली वर्थ होनी चाहिए। अब पता चले आपने 1000 रुपए के पनीर टिक्के मंगाए, उससे वो छोटे छोटे 4 पनीर टिक्के रख के ले आया प्लेट के अंदर, मुंह उतर जाएगा आपका वहीं पे रेस्टोरेंट के अंदर। ये क्या कर दिया, 1000 रुपए की वर्थ नहीं मिली। तो सेम, अगर आप 5 नंबर के आंसर के लिए 3 लाइनें लिख के आ जाओगे और उसको एक पेज कम से कम नहीं भर के दोगे, तो बेटा उसका भी मुंह उतर जाएगा एग्जामिनर का, नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर नहीं मिलेंगे। ये चीज याद रखनी है।
कम से कम 5 नंबर के आंसर के लिए भले ही बुक के अंदर 5 या 6 लाइनें हो, उसका एक ही तरीका है कि आंसर जब पहले लिख दिया तो पहले उसको थोड़ा सा क्वेश्चन से कनेक्ट कर दिया, थोड़ी सी बात घुमा दी, 3 4 5 लाइनें जो बुक वाली है वो लिख दी, और उसके बाद वो लिखने के बाद इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दिस, फिर ऊपर वाली बात सारी नीचे थोड़ा सा उसको घुमाकर, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट दिस, पहले जो ऊपर लिखा वही उसको थोड़ा सा घुमा के दोबारा लिखा ताकि पेज भर जाए। अब उसका एक और तरीका भी है, और पेज भरने का क्या तरीका है, अगर और ज्यादा बकवास मैं इसलिए कह रहा हूं, ज्यादा बकवास मारनी ही नहीं है, ये तो मैंने तब बताया कि अगर देखो दो चीजें होती हैं, तो आप पे कंटेंट बहुत ज्यादा है तो आप 5 नंबर का आंसर है तो फ्रंट पेज पूरा भरो, अगले पेज पे 2 या 3 लाइनें लेके जाओ, बस इससे ज्यादा मत लेके जाना 5 नंबर के आंसर के लिए। तो अब अंदाजा लगा लो इसी से कि अगर 8 नंबर का है तो नेक्स्ट वाला पेज भी पूरा भर दिया, तो एक फ्रंट पेज पूरा नेक्स्ट पेज पूरा, है ना। 6 नंबर का है तो फ्रंट पेज पूरा थोड़ा सा उधर, 4 नंबर का तो फ्रंट पेज पे ही खत्म कर दो, पीछे लेके ही मत जाओ। तो एक एवरेज ले लो, एक पेज की एवरेज ले लो, 4-5 का नंबर का आंसर है तो इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब जो तुम्हें बच्चा कहता है कि सर अब लॉ में क्या होता है, जो तुम्हारे टीचर सिखाते हैं बिल्कुल सही सिखाते हैं, हम भी अपने बच्चों को सिखाते हैं कि लॉ में ज्यादा बकवास नहीं करनी होती, लेकिन कम से कम उसको इतना तो करके दो कि उसको 5 नंबर के उस आंसर की वर्थ लगे। तो उसका एक तरीका क्या है, राइट साइड पे मार्जिन खींच दो, जो बच्चे बचपन से तुम करते आ रहे हो इसमें तो तुम माहिर हो, लेफ्ट साइड पे मार्जिन खींचा ही होता है, राइट साइड पे मार्जिन और खींच दो, ताकि क्या होगा शीट थोड़ी छोटी हो जाएगी और वर्ड्स को थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखो तो ऑटोमेटिक आपका आंसर कम कंटेंट में ही बड़ा लगेगा। प्रेजेंटेशन का तो सारा खेल है। तुम एक चीज याद रखना, तुम किसी ढाबे में जाते हो 50 रुपए का खाना खाओगे, तुम्हारा पेट वहां भी भर जाएगा। तुम 5 स्टार में जाओगे 5000 रुपए खाना खाओगे, हो सकता है पेट ना भरे या हो सकता है पेट भरे, वो डिपेंड करता है। लेकिन 50 रुपए वाले खाने में 50 वाले 50 वाले खाने में 5000 वाले खाने में प्रेजेंटेशन का फर्क तो होता है ना। 5000 वाले खाने में 50 वाले खाने प्रेजेंटेशन का फर्क तो होता है, सजा कर देते हैं वो बहुत, तो सजाना तो पड़ेगा। अब ये जब मैंने बोला कि राइट साइड पे मार्जिन खींचना है, तो जैसे सपोज ये शीट है तो बेटा बस इतना ही मार्जिन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बीच में खींच दिया, ऐसा मत कर देना बीच में मार्जिन, ओहो और शीट छोटी हो गई, ऐसी हरकत मत करना, अपनी बेइज्जती मत कराना वहां पे, कहीं नंबर बेटा अटेम्प्ट ही लग जाए और कहीं तुम उसको समझा रहे हो तुम्हारा अटेम्प्ट बना दे। तो एक तो ये बात हो गई कि आंसर को बड़ा करने के लिए तो मैंने तुम्हें बता दिया तरीका कि एक तो क्या करा, राइट साइड पे लाइन खींची और उसके बाद थोड़ा शीट छोटी हो गई, थोड़े वर्ड्स को बड़ा बड़ा लिखा। तीसरी चीज, अब एक ध्यान से सुनना, अगर आपको बच्चा पूछता है कि सर पेपर पॉइंट्स में लिख के आना है, पॉइंट में नहीं, अगर आपको आंसर बहुत ज्यादा क्लियर है, बहुत ज्यादा क्लियर है, आपको पता आपको ईच एंड एवरीथिंग आती है, तो पॉइंट्स में आंसर लिख सकते हो, पॉइंट्स बना बनाकर। और उसमें भी एक तरीका है, सपोज पेपर में उसने कोई 5 पॉइंट्स पूछे आपसे किसी पर्टिकुलर चीज के और आपको 4 ही आते हैं, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 और 3 को इतना बड़ा कर दो कि सीधा नेक्स्ट ये पेज खत्म हो जाए, नेक्स्ट पेज पे सीधा 5, 4 गायब, 4 गायब। 5 नंबर का आंसर है, 5 पॉइंट लिखने हैं, पहले पेज पे 3, अगले पेज पे सीधा 5, चौथा पॉइंट ही गायब कर दो, उसको इतना ध्यान ही नहीं रहेगा, वो सोचेगा 5 हो गए। और दूसरा तरीका क्या है, ए बी सी, नेक्स्ट पेज पे सीधा ई, एक तरीका है। और एक तरीका है ये, या तो फिर एरो एरो बना दो, खत्म करो, गिनने की बात ही खत्म हो गई। अच्छा, ये तब अगर आपको आंसर पूरा आता है और पॉइंट्स में लिखना है और पॉइंट्स आपको क्लियर है, तो अगर आपको आंसर आता ही नहीं है तो पॉइंट्स में कभी मत लिखना, बना रहे हो तो पैराग्राफ में लिखना, अगर आंसर पेल रहे हो तो पैराग्राफ में लिखना, कभी भी थोड़ा भर भर कर, तो कभी भी पॉइंट्स में मत लिखना। नेक्स्ट, अगर कोई पेपर में डिफरेंस बिटवीन आता है तो बच्चे पूछते कैसे लिखना है, अगर डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है तो टेबुलर फॉर्म में लिखना है ना, टेबुलर फॉर्म में, और उसके बेसिस भी बनाना, बेसिस के अंदर क्या क्या बनाना चाहिए, है ना, बेसिस आपके हिसाब से आप देख लेना उसके बेसिस क्या होते हैं। और अगर आपको डिफरेंस क्लियर नहीं है तो टेबुलर में मत बनाना, अब ये बात तो हो गई तुम्हारी लिखने वाली। अब एक क्वेश्चन, स्टार्ट एवरी न्यू आंसर विथ फ्रेश पेज। हर नया आंसर फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है, फ्रेश पेज के साथ स्टार्ट करना है। एक आंसर लिखा, अगर आपने पहला पेज पूरा भरा, अगले पेज पे 4-5 लाइनें चली गई तो वो आंसर खत्म हो गया, तो अगला आंसर उसके नीचे से स्टार्ट नहीं करना, अगले पेज से स्टार्ट करना है। भाई पेपर में एक्स्ट्रा शीट मिलती है तो अपनी कंजूसी नहीं दिखानी, है ना, तो पेपर के अंदर एक्स्ट्रा शीट मिलती है, हर एक नए आंसर को हर फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है, ये चीज याद रखनी है। अब एक तो ये चीज हो गई, तो मैंने तुम्हें एक चीज समझाई क्या, कि बेटा अगर 3-4 लाइनें, अगर 3-4 लाइन का क्वेश्चन है और आपको लगता है पेपर में आ गया, तो वो चीज याद रखनी, 3-4 लाइन को 3-4 लाइन में परोस के मत आना, थोड़ा सा सजावट कर देना, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना, कम से कम एक पेज तक तो पहुंच जाए किसी भी तरीके से, उसका एग्जांपल डाल दो, 3-4 लाइनें है, फिर उसका फॉर एग्जांपल दिस, ऐसे करके उसको बड़ा कर दिया, एग्जांपल लेके बड़ा कर दिया, लेकिन बड़ा करना जरूरी है। और आगे आते हैं और बात करते हैं। सपोज अब बच्चा बोलता है कि सर मैं सेक्शन भूल गया, तो
क्या होगा। अब एक चीज याद रखना, अब राइटिंग स्किल्स के ऊपर ना पेपर में अगर केस स्टडी बेस कैसे आएगा पेपर में, अगर चाहिए हो ये वीडियो मेरे को बताना, मैंने ऑलरेडी वैसे 6-7 महीने पहले बनाई थी कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना होता है, अगर केस स्टडी वाला आएगा तो कैसे अटेम्प्ट करना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा तो कैसे अटेम्प्ट करना है, मैं उसकी वीडियो अलग से बना दूंगा। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं, सपोज सेक्शन भूल गए पेपर के अंदर, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या, अगर आप सेक्शन भूल गए तो आप ऐसे लिख सकते हो, एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट, अगर कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है तो एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, फिर उसके बाद कंसेप्ट लिख दिया, एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, फिर उसके बाद क्या लिख दिया, कंसेप्ट लिख दिया। ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, या उसके अलावा ऐसे कर सकते हो, एज पर रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट करके स्टार्ट कर सकते हो, वगैरह वगैरह। और एक चीज जो ध्यान रखना है, लॉ के अंदर ना खेल बहुत होता है वर्ड्स का, तो जहां पे शैल और मे का बड़ा ध्यान रखना है, कहां पे लॉ मेकर ने शैल यूज कर रखा है, कहां पे मे यूज कर रखा है। जैसे सपोज एग्जांपल लेके बहुत छोटी सी बात करता हूं, लॉ ये बोलता है कि हर एक कंपनी को कंपनी बनने के विद इन 30 डेज में बोर्ड मीटिंग करानी है, शैल है वहां पे, वर्ड करानी ही है। और अगर आपने वहां पे मे वर्ड लिख दिया, इसका मतलब कंपनी की मर्जी है बोर्ड मीटिंग 30 दिन में करानी है, कंपनी बनने कराए, नहीं कराए ना कराए। तो एक शैल और मे ने मैंडेटरी को ऑप्शनल बना दिया। तो ये बड़ा चीज ध्यान रखने की, कहां शैल लगाना है, कहां मे लगाना है, इन वर्ड्स का बड़ा ध्यान रखना है, कहां एंड लगाना है, कहां और लगाना है, इस वर्ड्स का बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि एंड कंबाइन करता है चीजों को और वर्ड चीजों को अलग करता है। तो बड़ा ध्यान रखना है कि वो चीज एंड है या और है। ये बेसिक पॉइंट है जिनकी वजह से बच्चा फेल होता है। तुम्हें लगता है ना, अब तुम्हें समझ आ गया होगा, बहुत सारे बच्चे जिनको नॉलेज बहुत अच्छी है लेकिन उनको प्रेजेंट करना नहीं आता, वो ये तरीके फॉलो नहीं करते। अब एक चीज और, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर क्या हम डायग्राम बना सकते हैं। अरे भाई, आंसर बनाने के लिए बिल्कुल डायग्राम बनाओ। बिजनेस स्टडीज में पॉइंट लिखते हैं, बिजनेस स्टडीज में जैसे सपोज तुमसे कोई पूछ लिया, उसने कोई पर्टिकुलर चीज के प्रिंसिपल्स पूछ लिए, जैसे मान लो, जैसे अगर कोई फाउंडेशन वाला बच्चा है तो उसको आपको पता होगा केवी टेम्पर की एक्सेप्शंस होती हैं, अलग सीओ की एक्सेप्शंस है। ऐसे सेम कोई इंटर वाला बच्चा है, उससे कोई पर्टिकुलर पॉइंट्स पूछ लिए, है ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल क्या है वो पॉइंट्स में बताना है ना, अगर ऐसा कुछ पूछ लिया। तो अगर आपसे कुछ ऐसा पूछा जा रहा है तो आप उसको, जैसे बिजनेस स्टडीज में चार्ट बनाते थे ना, चार्ट फॉर्म में बनाकर आओ, चार्ट्स भी बनाओ, थोड़ा सा हाथ तेज चलाओ पेपर के अंदर और चार्ट्स भी बनाकर आओ। और चार्ट्स बनाना बहुत जरूरी है। चार्ट्स बनाने से फायदा क्या होता है कि उसका अगर आपके पॉइंट सारे ठीक है चार्ट में, तो वो आगे का आंसर पढ़ेगा नहीं, वो चार्ट पे 5 नंबर दे देगा, चार्ट पढ़ के 5 नंबर दे देगा। फिर अंदर आपने बकवास भी लिखी हो तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात ये हो गई। नेक्स्ट, अब आता है बच्चे का क्वेश्चन। अब सपोज एक लास्ट बात बताना, बड़ी बड़ी पते की बात है, बड़ा ध्यान से सुनना। सपोज तुम्हारे पे लास्ट के आधा घंटा बचा है, 30 मिनट्स बचे हैं और तुम्हारा टाइम खत्म होने वाला पेपर का, और तुम्हारा पेपर बहुत ज्यादा बचा हुआ है। सपोज तुम्हारा 30 मिनट बचे हुए हैं और तुम्हारे 5 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 5 मार्क्स, तुम्हारा 25 नंबर का पेपर बचा हुआ है और आधा घंटा बचा है। अब बच्चे, और सपोज तुम्हारे को 5 में से 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं और 3 क्वेश्चन नहीं आते, 3 क्वेश्चन नहीं आते। मैं एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं। अब बच्चे पता गलती क्या करते हैं कि वो इन 2 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करते हैं जो बहुत अच्छे आते हैं, उन बाकी 3 को छोड़ देते हैं और आधा घंटा उस 2 पे लगाते हैं और 15 नंबर का पेपर छोड़ देते हैं। बिल्कुल ये हरकत नहीं करनी, बिल्कुल भी हरकत नहीं करनी। तुम अगर 2 क्वेश्चन बिल्कुल भी सही लिख के आ जाओगे ना, बड़ा ध्यान से सुनना, बिल्कुल सही भी लिख के आ जाओगे तो 5 में से 5 तो देगा नहीं। अगर 4-4 नंबर भी मिलेंगे तब भी कितने बनते हैं, 8, तब भी कितने बनते हैं, 8। लेकिन तुम बहुत अच्छा ना प्रेजेंट कर तुम 5 को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, बाकी 3 के बारे में जो थोड़ा थोड़ा पता है वो भी लिखो। तो अगर हर आंसर में 2-2-2 भी मिल गए ना, 2-2-2-2-2, तो 10 बनेंगे। तो कितने बनेंगे, 10। और पेपर में 1-1 नंबर मैटर करता है, और 10 तो मैं वैसे ले रहा हूं, और सपोज उसने बाकी के 3 में 2-2-2 दे दिया और इन ऊपर वाले जो 2 आते थे उनमें 3-3 भी दे दिए, तो मजे ही आ जाएंगे। तो मजे आ गए तो इसका मतलब 1-1 और बढ़ गया तो 12 हो जाएंगे वो 10 की जगह। इसका मतलब कभी भी अगर आखिरी का टाइम बचा है और आप पे टाइम कम है तो कभी भी ये हरकत नहीं करनी, क्या कि भाई 5 क्वेश्चन बचे हुए तो 2 ही कर लिए जी और बाकी 3 छोड़ दिए। नहीं जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 5 अटेम्प्ट करने, पेपर तो 100 मार्क्स का पूरा अटेम्प्ट करके आना है, हाथ तेज चलाना है। नहीं भी आता कुछ ना कुछ लिख के आना जरूर है। अगर तुम्हारा स्टार्टिंग का पेपर अच्छा हुआ ना तो ये टीचर का इंप्रेशन इतना अच्छा जाता है, कई बार वो आखिरी में हाथ चलता चला जाता है, यूं 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 टिक टिक होता चला जाता है और आखिरी में नंबर मिल जाएंगे। 2 ही मिलेंगे जरूर, 1-2 भी मिल गए तो मजा आ जाएगा। ठीक, आज मैंने बेसिक बातें करी, राइटिंग स्किल्स कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताना, नेक्स्ट वीडियो उस पर जरूर बनाएंगे, केस स्टडी वगैरह कैसे अटेम्प्ट करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें।
कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। ये CA में सारे कोर्सेज के बच्चों के लिए रेलेवेंट थी। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना और अपना प्यार देते रहना। एंड जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।